वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वर्चुअल एकेडमी। आज हम लोग जो करने वाले हैं दैट इज डेप्रिसिएशन का मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग। हम लोगों ने बात किया था वो आज लेंगे। मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन के अंदर हमारे पास दो टाइप है। पहला व्हेन द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड और दूसरा है व्हेन द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। दोनों के बीच में क्या फर्क है, किस तरह से रिकॉर्डिंग होता है, वो सारी बातें हम लोग आज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। फर्स्टली आई वांट टू टेल यू कि जब भी आप डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपको डेप्रिसिएशन लेना होता है ओरिजिनल वैल्यू पे। व्हाट इज दिस ओरिजिनल वैल्यू? ओरिजिनल वैल्यू हम लोग किस तरह से कंसिडर करते हैं वो बहुत ध्यान से सुनना। बेटा, ओरिजिनल वैल्यू का मतलब है कि अगर आपने कोई भी एसेट परचेज किया है तो आपको कितने में पड़ा है, आपको कितने में पड़ा है, कितने में सामने वाले ने बेचा है, जो वेंडर है, जो बेचने वाला है, सेलर है, उसने कितने में बेचा, दैट डज नॉट मैटर। आपको कितने में पड़ा है। नाउ फॉर एग्जांपल, आपने एक मोबाइल फोन खरीदा या फिर आपने एक कार खरीदी 5 लाख की, और उस 5 लाख की कार वैल्यू थी कार की 5 लाख। उसके ऊपर आपने उसकी एसेसरीज पे, फिर उसके इंश्योरेंस पे, सब खर्चा मिला जुला के, फॉर एग्जांपल आपने 50,000 का खर्चा उसके एसेसरीज पे किया, 50,000 का खर्चा इंश्योरेंस पे किया, तो ऑन रोड आपको वो कार कितने में पड़ी, 6 लाख की। आपको वो कार 6 लाख की पड़ी, बेचने वाले को 5 लाख की पड़ी, लेकिन आपको 6 लाख की पड़ी। तो आपके लिए जो ओरिजिनल वैल्यू या फिर परचेज प्राइस रहेगा वो 6 लाख का रहेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है कि जो जीएसटी आप देते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज, वो आपको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना है। द रीजन बीइंग, वो जो जीएसटी आप पे कर रहे हो एट द टाइम ऑफ परचेज, उसका आपको क्रेडिट मिल जाता है, इनपुट क्रेडिट मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल। जीएसटी क्यों हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं द ओरिजिनल वैल्यू? फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई चीज खरीदी 5,000 की, ठीक है, उस पर आपने 500 रुपए का जीएसटी लगा, या आपकी परचेज वैल्यू थी या आपका जीएसटी था। फॉर एग्जाम्पल सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, कोई भी आपका जीएसटी 500 था। तो टोटल आपको पेमेंट कितने की करनी पड़ेगी, 5,500 की। ये आपने परचेज किया। अब ये हम लोग जीएसटी कौन लेता देता है, ट्रेडर्स, ठीक है। उसने परचेज किया 5,000 का, वो बेच रहा है उसको 6,000 का। एट द टाइम ऑफ सेल जो 5,000 का उसने खरीदा था वो 6,000 का बेच रहा है। दिस इज योर सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस के ऊपर आपको जैसे यहाँ पे 10% लगा, वैसे 6,000 का 10% मतलब 600 रुपए लगा। तो आपको सामने वाली पार्टी, आपके कस्टमर से कितने रुपए लेना, 6,600। अब यहाँ पे 5,000 रुपए तो कौन रखता है, जो सेलर है वो रखता है, और 500 रुपए किसको देता है, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को जमा करा देता है, आपसे लेके गवर्नमेंट को जमा करा रहे हैं। आप कस्टमर से कितने रुपए लेते हैं, 6,600, जिसके अंदर से 6,000 आप रखते हैं और 600 रुपए आप गवर्नमेंट को जमा करा देते हैं। क्या इस 600 रुपए में से 500 रुपए ऑलरेडी गवर्नमेंट को जमा हो चुके हैं? यस, हो चुके हैं। तो अब आपको गवर्नमेंट को कितना जमा कराना है, 600 माइनस 500, जो एडिशनल लगा ना अमाउंट जीएसटी का, वही, दैट इज 100 रुपीज। आप गवर्नमेंट को सिर्फ 100 रुपए जमा कराएंगे, बाकी 500 रुपए जो आपने जीएसटी परचेज भी दिया था ना, उसको, वो आपको डिडक्शन मिल जाएगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी। तो ये एक्चुअली पूरा सिनेरियो जीएसटी का इस तरह से चलता है। इस वजह से आपको जो डिडक्शन मिल जाता है जब आप पेमेंट करते हो, परचेज करते हो, इस वजह से आपका ओरिजिनल वैल्यू का पार्ट नहीं बनता है, ठीक है। सो ये आपको चीज दिमाग में हमेशा रखनी है। हाँ, लेकिन बाकी अगर आपने कोई भी खर्चे किए हैं, जब तक आप उस एसेट को जो आपने खरीदा है उसको यूजेबल कंडीशन में लाने तक के लिए आप जो भी खर्चे करते हैं एक्सेप्ट जीएसटी, वो सारे के सारे उसकी ओरिजिनल वैल्यू में इंक्लूडेड रहते हैं। दिस यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। ओके, नाउ फॉर दैट यू हैव अ क्वेश्चन। सबसे पहले तो मैं आपको ओरिजिनल वैल्यू का ये क्वेश्चन कराती हूँ। दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 1। इट सेज कि मेहता परचेज द मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर 2018। बहुत ध्यान से सुनना,
आपकी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, एक कोई इंसान है मेहताब, तो उसने मशीनरी परचेज किया 1 अक्टूबर 2018 को फॉर 5 लाख प्लस जीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच. He paid 20,000 for loading and unloading and carriage expense to bring the machinery to factory. मशीनरी को फैक्ट्री तक लाने के लिए उसने 20,000 का खर्चा किया. फर्दर उसने 25,000 का खर्चा किया फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीनरी. तो आपको डिटरमाइन करना है द अमाउंट. पहला फर्स्ट केस में फर्स्ट क्वेश्चन इट सेज डिटरमाइन द अमाउंट डिड मेहताब पे टू द वेंडर ऑफ द मशीन. मशीनरी के जो जिससे खरीदी है, वेंडर मतलब जो सप्लायर है, जो सेलर है, उसको आपने कितना पेमेंट किया होगा. अमाउंट पेड फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी, अमाउंट पेड फॉर मशीनरी. मशीनरी के लिए आपने कितना पैसा दिया, 5 लाख रुपीज. रिमेंबर 5 लाख की मशीनरी थी. फिर उसके ऊपर आपने जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी दिया होगा. सो 6% ईच है. सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%. तो 5 लाख का 6% निकाला तो 30,000 आता है बेटा. तो टोटल कहना है इसे कि आपने पेमेंट कितने का किया होगा, 5,60,000 का. यू पेड टू वेंडर. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि हाउ मच अमाउंट विल बी डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट. मशीनरी अकाउंट के अंदर कितना अमाउंट डेबिट रहेगा. देखो मशीनरी के अकाउंट के अंदर कितना अमाउंट डेबिट रहेगा वो आपको निकालना है. तो मशीनरी के अकाउंट के अंदर आप एसजीएसटी सीजीएसटी नहीं लेंगे. परचेज वैल्यू ऑफ मशीनरी कितनी है, 5 लाख प्लस है आपका लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस which is 20,000 and installation charges. अगर आप ये सारे खर्चे नहीं करते तो क्या आप मशीनरी को यूज कर पाते. जब तक आपके पास मशीनरी आएगी नहीं तब तक आप उसको यूज कैसे करेंगे, और वो इंस्टॉल होके रेडी नहीं हो जाएगी तब तक आप उसको यूज कैसे करेंगे. तो ये सारे खर्चे जो आपने किए हैं वो मशीनरी को यूजफुल कंडीशन में लाने तक के लिए किए हैं. सो ये आपका मशीनरी अकाउंट के अंदर जो वैल्यू जाएगी ना बेटा, दैट वुड बी 5,45,000. नेक्स्ट क्वेश्चन सी के अंदर बोल रहा है पास द जर्नल एंट्रीज गिविंग इफेक्ट टू द ट्रांजैक्शन. इस पूरे ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दीजिए. ओके, जर्नल एंट्री पास कीजिए. सो आई विल डू दैट. ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा स्पेस. तो इश्यूज एंट्री करते हैं. सबसे पहले जो आप मशीनरी खरीद रहे हो उसकी एंट्री. सो मशीनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू बैंक अकाउंट. ये आपकी जर्नल एंट्री है. मशीनरी कितने से, 5 लाख की. सीजीएसटी लग रहा है बेटा 30,000 का और एसजीएसटी लग रहा है 30,000 का. तो टोटल आप पेमेंट कितनी कर रहे हैं वेंडर को, 5,60,000 की. ठीक है, लेकिन ये इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी. बाद में आप लैंडिंग और सॉरी लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस के लिए और इंस्टॉलेशन चार्जेस के लिए टोटल पेमेंट कितना कर रहे हैं उसकी एंट्री क्या होगी, दैट वुड गो टू मशीनरी अकाउंट. ये चार्जेस के अकाउंट में नहीं जाएंगे. ये जो खर्चे हैं वो आपकी मशीनरी की वैल्यू को बढ़ाएंगे. तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 45,000 से. सो टोटल अगर आप देखो तो मशीनरी का जब आप अकाउंट बनाओगे तो मशीनरी के अकाउंट के अंदर पहले 5 लाख रुपए डेबिट हो रहा है और उसके बाद 45,000 डेबिट हो रहा है. तो जब बैलेंस कैरी डाउन आएगा मशीनरी का तो 5,45,000 ही आएगा. गेटिंग द पॉइंट. आपको लॉजिक समझ में आ रहा है. वो खर्चे जो मशीनरी को यूजफुल कंडीशन में लाने तक के लिए जब आप परचेज कर रहे हो तब तक किए गए हैं, या फिर आपने कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट उसकी रिपेयर नहीं कह सकते, वैल्यू एडिशन कराया मशीन के अंदर. मशीन की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो आप बढ़ा रहे हो. ठीक है, ऐसा कुछ आपने उसके अंदर इंप्रूवमेंट कराया मशीनरी में. तो वो जो खर्चा है वो भी मशीनरी के वैल्यू में ही ऐड होगा. रिपेयर एंड मेंटेनेंस विल गो टू द रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट. वो आपका खर्चा है. ठीक है, मशीन को मेंटेन करने का. लेकिन ऐसा कोई खर्चा जो आपकी मशीनरी की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा दे या फिर इंप्रूव कर दे, वो खर्चा आपके मशीनरी अकाउंट में जाएगा. ठीक है, सो ये एक छोटा सा सिंपल सा लॉजिक था. नाउ वी विल डू अ क्वेश्चन जिसके अंदर हम लोग उस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग देखेंगे. एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको दोनों ही पार्ट करने हैं. दैट इज
दोनों ही टाइप से रिकॉर्डिंग करना है व्हेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज सॉरी व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज नॉट मेंटेन। इन शॉर्ट पता है बात कैसी है, when provision is maintained, provision for depreciation is maintained। ये दो तरीके हैं जिस तरह से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वो वेरी सिंपल लॉजिक इज, जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आप मेंटेन नहीं कर रहे होते हो तो आप डेप्रिसिएशन डायरेक्टली कहां से चार्ज करते हो? एसेट में से। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए का एसेट था, उस पर 10-10 हजार रुपए का आपको हर साल डेप्रिसिएशन लगाना है, तो 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन आप डायरेक्टली एसेट में से चार्ज कर रहे हो, तो नेक्स्ट ईयर जो आपके वैल्यू बची एसेट की वो 90,000, फिर नेक्स्ट ईयर के एंड पे आपने फिर से डेप्रिसिएशन लगाया, फिर आपकी वैल्यू बची 80,000। समझ रहे हो लॉजिक? आप ना डायरेक्टली एसेट के अकाउंट में से चार्ज करे चले जा रहे हो, ठीक है। वाइलेस ये थोड़ा सिस्टमैटिक तरीका है। ये क्या बोलता है कि आपका एसेट जो है उसकी वैल्यू एज इट इज रखो, और प्रोविजन जितना भी डेप्रिसिएशन है ना वो उसको इकट्ठा करते जाओ प्रोविजन वाले उसके अंदर अकाउंट में। मतलब फर्स्ट ईयर जब आपने मशीनरी खरीदी तब लाख रुपए की थी, उसके साल के एंड के ऊपर आपने 10,000 का जो डेप्रिसिएशन लगाया प्रोविजन में रख दो। नेक्स्ट ईयर फिर से आपकी मशीनरी की वैल्यू थोड़ी घट रही है, वो तो लाख रुपए ही है, फिर आपने जो डेप्रिसिएशन लगाया उसको यहाँ पे रख दो। तो नेक्स्ट ईयर के एंड के ऊपर टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा? 20,000। इसका जो बैलेंसेस आता रहेगा दैट इज योर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। कैसे शो करते बैलेंस शीट के अंदर, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है, वो सब हम लोग बात करेंगे, लेकिन आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आना चाहिए। द वेरी बेसिक डिफरेंस है